स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आधुनिक भारत की आज दूसरी क्लास में पहले क्वेश्चन फिर उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे बेहतरीन क्लास देने का प्रयास मैं करता हूँ आपको। कल की अपलोडिंग में थोड़ी डिफॉल्ट आ गई थी, जिससे आवाज़ मिक्स हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें आवाज़ चेंज होने में। उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया, थोड़ी दिक्कत रही। अब कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। दूसरा वीडियो है 10 से 11 प्रश्न होंगे, टारगेट 10 प्रश्न का होता है। बहुत ही डीप जानकारी, चाहे आप यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एनटीपीसी, 30-35 मिनट के वीडियो में उतने टाइप्स के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? कह रहा है कि दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? अब ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत ही बेहतर ढंग से टॉपिक याद होगा। उस टॉपिक को मैं अगर चर्चा करूं तो एक टॉपिक याद होगा, बक्सर का युद्ध। मेरे सभी बच्चों को बक्सर का युद्ध जरूर याद होगा जो आधुनिक भारत पढ़े होंगे। कल एक छोटी सी गलती मुझसे मिस्टेक बोलने में हो चुकी है, वो है मुगल के सम्राट को लेके। जहां पे मुझे आलमगीर सेकंड बोलना था, वहां पे मैं शाह आलम बोल दिया था। ये गलती थोड़ी सी थी, बच्चे शायद ध्यान नहीं दिए या मुझको कमेंट करके बताए नहीं, उसको सही कर लेता। आप सही कर लीजिएगा, ठीक। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ कब? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उस समय कंपनी का जो गवर्नर था वो वेनिस टाल्ट था। वेनिस टाल्ट था। वेनिस टाल्ट की टाइमिंग है 1760 से 1765, 65 कर सकते। वेनिस टाल्ट गवर्नर था। अब बक्सर का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। एक तरफ मुगल, अवध और बंगाल था। बंगाल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मीर कासिम। मीर कासिम। अवध का कर रहे थे शुजाउद्दौला, कल मैंने बताया था शुजाउद्दौला। और मुगल का कर रहे थे शाह आलम। कौन कर रहा था? शाह आलम सेकंड। ये तीन लोग एक ग्रुप में मिले। वेनिस टाल्ट की टाइमिंग में अंग्रेजी कंपनी का अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तो पहले से क्वेश्चन समझ लो कि बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? वेनिस टाल्ट था। दूसरा पॉइंट जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, वो समझना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है? तो यहाँ पे लगभग बच्चे गलती करते हैं मीर कासिम के लिए। आपको पता है कि कंपनी ने मीर कासिम को हटा दिया था, ये गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन होगा मीर जाफर। उस समय फिर किसको बना दिया था? मीर जाफर को कंपनी ने बना। अब ये तीनों लोग हार गए। बक्सर बिहार में है। तीनों लोग क्या हुए? हार गए। अब तीनों लोगों के हारने के बाद जैसे तीनों लोग हारे, यहाँ पे गवर्नर बदल दिया गया। 1765 में दोबारा गवर्नर बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। 1765 में दोबारा गवर्नर बना दिया गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अब रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत तीन लोग हारे हैं। कौन कौन? मुगल के शाह आलम, सेकंड अवध शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम। इन तीनों लोगों को हारने के बाद बंगाल पे उनका फाइनली पूर्ण कब्जा हो जाएगा। किसका? कंपनी का बंगाल पे पूर्ण कब्जा हो गया, दोबारा वो हार गए। इनसे और इनसे वो क्या कर लेगी? संधि कर लेगी। तो यही टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे, यही वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो लोगों के बीच होगी, फाइनली तीन लोगों के बीच होगी। दो डेट पे होगी। पहली होगी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को। यह संधि दो लोगों के बीच होगी। ये संधि मुगल के बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होगी। रॉबर्ट
क्लाइव के बीच होगी। ये संधि कब होगी? 12 अगस्त को होगी। 12 अगस्त को ये जो संधि हो रही है मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही हुई, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बंगाल जो अब पहले मुगलों का हिस्सा था, लाइसेंस मुगलों से लिया था कंपनी ने, बंगाल की एरिया में आते थे बिहार और उसी में आता था उड़ीसा। उसने कहा कि ये जो टैक्स वसूलते थे, आप जो आप अपने नवाब से पहले आप टैक्स लेते थे, फिर नवाब लेते थे, अब उस दीवानी प्रक्रिया को, टैक्स लेने की प्रक्रिया को बंद करिए, पूरा अधिकार हमें दीजिए। तो मुगल ने, किसने? मुगल ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। पूरा अधिकार किसको दे दिया? किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। कंपनी को दे दिया, पहली बात हुई। और इसको मिला क्या? अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इसको दिया इलाहाबाद का कड़ा। कड़ा था किसका? कड़ा था अवध का। इसको अवध से लेके किसको दे दिया? कड़ा और मणिकपुर कंपनी ने क्या किया? मुगल को दे दिया। किससे लेके? अवध से लेके मुगल को ट्रांसफर कर दिया। किसने? कंपनी ने। क्या ट्रांसफर कर दिया? इलाहाबाद की एक जगह है क्या? कड़ा, दूसरी है मणिकपुर। और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि 26 लाख रुपए, तीसरा पॉइंट 26 लाख रुपए सालाना मुगल क्या करेंगे? अब संधि किए थे, हार गए थे, चाहता तो कब्जा करता रूल के हिसाब से, लेकिन ये 26 लाख रुपए सालाना किसको देंगे? कंपनी को देंगे। ये बात किसने स्वीकार दी? शाह आलम ने स्वीकार दी। तो यही प्रश्न आपका था, तो आप बताएंगे 1765। कब से प्राप्त हुआ? 1765। अब इस प्रश्न को, इसको लिख लिए हो, जो इसका दूसरा टॉपिक है क्या? 16 अगस्त। इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? 16 अगस्त का जो बेटा टॉपिक है, 16 अगस्त में उन्होंने संधि किससे किया है? अवध से किया है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो लिखोगे तुम 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765। ये संधि किसके बीच होगी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों के बीच संधि हुई। अब इनकी पहली बात, इनसे क्या ले लिया गया? इनसे ले लिया गया कड़ा और इनसे ले लिया गया मणिपुर। लेके किसको दे दिया गया? मुगल को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? मुगल को दे दिया गया। पहला पॉइंट इनका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इनको जो है अपने रहने के लिए 50 लाख रुपया सालाना और 50 लाख रुपया सालाना और चुनार का दुर्ग किसने ले लिया? इनसे ले लिया कंपनी ने। किसने ले लिया? कंपनी ने इनसे ले लिया। अब आपको क्लियर हो गया एक पूरा पॉइंट, क्वेश्चन भी शायद क्लियर ही हो गया होगा, तो क्वेश्चन एक बार देख लो, ऐसा डाउट ना हो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कंपनी ईस्ट इंडिया, ठीक है, आप यहाँ पे क्या बताएं? ऑप्शन बी 1765 टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? कमेंट कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। गर्मी कितनी देख रहे हो ना, इसमें पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को। अभी बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया तुम्हारे सामने। क्यों बहुत अच्छा सा प्रश्न मैं कह रहा हूँ? इसमें यह भी है और ये भी है। इनमें से किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? पहली बार भारत और ब्रिटिश कंपनी आमने सामने किस युद्ध में हुई? प्लासी में हुई। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 में हुआ। अगर हम तुमसे कल की क्लास में भी बात किए थे प्लासी के बारे में पूरा डीप, तो आज बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम मिनिमम 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। इसके बाद क्यों छोड़ दिए? अब उस क्वेश्चन में क्या, जो कल मैंने पढ़ाया था इसी टॉपिक पे, कि कैसे प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 1 था कि टीपू किस युद्ध में मारा गया? किस युद्ध में मारा गया? अब क्या कल की क्लास से इसको आपको क्लियर नहीं होगा टीपू किस युद्ध में मारा गया? इसी का दूसरा क्वेश्चन था उसी एग्जाम में कि हैदर अली कब मरा, किस युद्ध में मरा? दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब उसने कहा कि आंग्ल सिख के कितने युद्ध हुए? ये ग्रुप
डी के प्रश्न, कितने युद्ध हुए थे आंग्ल सिक्के। और 1757 में बंगाल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। अब ये सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कल की क्लास में और आज की क्लास में, इसलिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन में क्रॉप करके आगे बढ़ता रहता है स्किप करके। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता हूं। अगला प्रश्न है 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई। बंदोबस्ती एक बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अस्थायी बंदोबस्ती, अगर डायरेक्ट उत्तर देना हो तो मैं दे दूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या शुरू किया, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम है इश्तमरारी। क्या नाम है बेटा, इश्तमरारी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त या इश्तमरारी बंदोबस्त। अब जो लड़के बिल्कुल नए आ जाए होंगे, ऐसा होगा कि उन्होंने इतिहास को पहले ही पढ़ा है, उनके लिए सर बंदोबस्त है क्या चीज, ये सर आप क्या पढ़ा रहे, होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा टॉपिक मैं पढ़ा दूं आज, जो आपके सभी एग्जाम में इतना बेहतर कोई नहीं समझाने वाला। आप हेडिंग डाल लीजिए भू राजस्व की नीतियां। अब भारत में जब ब्रिटिश आए, एक चीज को तुम दिमाग से सोचो, जब भारत में ब्रिटिश आए क्या उस समय लोहा उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री लगी है, कंपनी लगी है, व्यापार नहीं हो रहा ना। सिर्फ एक साधन है जीवन जीने का, वो साधन क्या है, एग्रीकल्चर, खेती। अब उनको टैक्स चाहिए। इसके पहले राजा भी टैक्स लेते थे, जो नवाब होते थे, जो हमारे मुगल सम्राट होते थे, अवध के नवाब, जो हमारे हल्का राजा होते थे, वो लेते थे। अब कंपनी को भी टैक्स चाहिए। किसी ने कंपनी नहीं लगाया, किसी ने उद्योग धंधे नहीं लगाए, बस एग्रीकल्चर में टैक्स के रूल बदलते गए और टैक्स थोपते गए। वही क्या कहलाता है, भू राजस्व की नीतियां। इसमें 3-4 प्रणालियां हैं जो हमेशा आगे इस एनटीपीसी में तो सब कम से कम 22 क्वेश्चन, 21-22 क्वेश्चन इस पे मुझे मिला ग्रुप डी एनटीपीसी मिला के। अब ऐसा नहीं कि टॉपिक पहली बार आया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि जहां ये टॉपिक मुझे देखने को ना मिले। हम क्या बात कर रहे हैं, भू राजस्व की नीतियां। एक क्रम से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को अब आगे नहीं लाना है, अब आप चलिए अपने आप आगे बढ़ते चलिए। हमारा टॉपिक क्या है, भू राजस्व की नीतियां। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक डेट है 1772। 1772 मतलब वारेन हेस्टिंग को क्या बना के भेजा गया, भारत का बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, जनरल 73 में बने थे। तो वहीं पे उन्होंने शुरू किया था पंचशाला पद्धति, पंचशाला बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त, ये अभी शुरुआत हुई थी पंचशाला बंदोबस्त की। पंचशाला बंदोबस्त बेटा उस समय क्या था, जो उस समय उच्चतम बोली लगाता था, उच्चतम बोली लगाने वाला। पूरे गांव में, पूरे हलके में, पूरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे उच्चतम बोली लगा दे, उच्चतम बोली लगा दे कि मैं इतने रुपए टैक्स दूंगा। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास सरकार नहीं जा रही है, वही पूरे गांव की वसूली करेगा और क्या करेगा, कंपनी को उसका हिस्सा देगा, कंपनी को पहुंचाएगा, उसका हिस्सा पहुंचाएगा। अभी किसी रेवेन्यू बोर्ड का गठन नहीं हुआ, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो टैक्स कलेक्शन कराएगा उसका गठन नहीं हुआ, डीसी का गठन अभी नहीं हुआ। अब इसी के बाद 1786 में, इंपॉर्टेंट डेट है, 1786 में भारत में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। भारत में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1786 में हुई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना के बाद वारेन हेस्टिंग ने इसी पंचशाला पद्धति का नाम बदल के इजारेदारी प्रथा किया।
इजारेदारी प्रथा किया। यह क्या था? इजारेदारी प्रथा वारेन हेस्टिंग द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग द्वारा। हेस्टिंग्स द्वारा। ये सिर्फ बंगाल में चल रही थी। ये भारत में चलने वाली सबसे पहली क्या थी? भू राजस्व की नीति थी इजारेदारी। किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग ने। कहाँ चली थी? ये सिर्फ और सिर्फ चली थी बंगाल में। इसके बाद आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग चले गए वापस 1785 में, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि आप 5 साल 7 साल के जो बंदोबस्त पे काम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 5-7 साल के बाद एक अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू कर दिया। और उस समय जो वहां के भारत के मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। अस्थाई बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की। इसका दूसरा क्या नाम था? जागीरदारी। इसमें और वारेन हेस्टिंग में कोई अंतर नहीं था। जागीरदारी, इसी का दूसरा नाम था मालगुजारी। हमारे आपके यहाँ अवध में सबसे आगे चला था मालगुजारी, और इसी का तीसरा नाम था इस्तमरारी। इसी का तीसरा क्या नाम था? इस्तमरारी था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के जनक थे। भारत में कहा जाता है जनक थे। और ये प्रथा अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% की इंपॉर्टेंट है, 19% क्षेत्रों पर लागू हुआ। और अभी जब ये डेट है तब भारत उस समय उस कंपनी के कब्जे में बंगाल मुगल के संधि द्वारा और अवध के क्षेत्र थे। तो ये संधि लागू कहाँ हुआ? ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये सबसे ज्यादा एरिया इसका लागू हुआ बंगाल में। सबसे ज्यादा कहाँ लागू हुआ? बंगाल में। बंगाल के समय उसी समय बिहार था, उसी में उड़ीसा था, उसी में क्या था? उड़ीसा था। असम और पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, जो बिहार से छूटा है, पूर्वी यूपी। इतने एरियाओं के 19 भारत के कुल 19% क्षेत्र पे अस्थाई बंदोबस्त आपका लागू हुआ। इसके 3 नाम हैं: जागीरदारी, जमींदारी या मालगुजारी या इस्तमरारी। अब इसमें एक शब्द और आता था। इसी नियम को सूर्य अस्त का कानून कहते थे। सूर्य अस्त का कानून। जो जमींदार, जो जागीरदार पूरे गांव से टैक्स वसूलता था, पूरे गांव से मालगुजारी, इस्तमरारी वसूलता था, अगर वो अपने निश्चित डेट के सूर्य अस्त के पहले नहीं पहुंचता था, उस गांव की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। क्या किया जाता था? नीलाम किया जाता था। यही क्या कहलाता था? सूर्यास्त का कानून। ये कब चला था? 1794 में सूर्यास्त का कानून कहा जाता था कि अगर शाम तक नहीं पहुंचा तो वापस कर देंगे। अब इनको क्या, जो जागीरदार थे, जो प्रधान थे, जो गांव के मुखिया थे, उनको क्या प्रॉफिट होता था? 10/11 भाग उनको देना था कंपनी को, और 1/11 भाग स्वयं रखना था। अभी जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे मैं आपको अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा रहा हूँ, चाहे रैयत वाली पढ़ाऊंगा, जो महाल वाली पढ़ाऊंगा, तीनों पढ़ाऊंगा, तीनों में एक दिक्कत जो सबसे बड़ी बनी, मैं आगे उसकी बात करूंगा, कभी आपको लिखने की नौबत आए तो आप बताना। ये क्या हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट ने अस्थाई पद्धति की मांग की, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय वायसराय गवर्नर थे, इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की। ये इसके जनक थे। ये आपका पहला पॉइंट पूरा हुआ। अब इसके बाद दूसरा जो भू राजस्व की नीति है वो बेटा कौन सी है? वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सी है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी में रैयत का क्या मतलब है? रैयत का अर्थ होता है प्रजा। अब यहाँ पे कंपनी को लग रहा था कि यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट किसके टच में होती थी? मैं आज के बात में कह रही हूँ तो प्रधान के टच में,
गांव के मुखिया के टच में। तो कंपनी को लगता था नहीं यार प्रॉफिट कम हो रहा है। अब रैयत, रैयत का अर्थ होता है प्रजा, तो हमको प्रजा से मतलब नहीं, हमको रैयत का अर्थ समझना है किसान। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी ने सोचा कि हम प्रधान या मुखिया के डायरेक्ट टच में होने से अच्छा है हम सीधा किसान या प्रजा के टच में आ जाए, जिससे हमको सीधा लेना है। अब रैयतवाड़ी का अर्थ है सामान्य किसान या प्रजा। इस प्रथा के जो जनक थे, इस प्रथा के जो जनक थे उनका नाम है क्या बेटा? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो और एक नाम आता है कर्नल रीड। कर्नल रीड, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत की सबसे सफल बंदोबस्त प्रणाली थी। ये भारत की कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पे लागू हुआ था। कितने प्रतिशत पे? 51% भाग पे। इसे सबसे पहले सर्वप्रथम बेटा, इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? 1792 में तमिलनाडु में, तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया। 12 महल में लागू किया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि लागू किसके द्वारा किया गया? तो लागू करने का श्रेय कर्नल रीड को जाता है। कर्नल रीड को जाता है। किसको जाता है? कर्नल रीड को। और ये प्रथा 1825 आते आते बम्बई डिवीजन में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? बम्बई डिवीजन में लागू हुआ। कितने परसेंट क्षेत्र इसके पास है? 51% क्षेत्र इसके पास है। यह भारत की सबसे सफल रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, सबसे सफल बंदोबस्त है। ठीक है, अगला जो बंदोबस्त, पहला, दूसरा, अब तीसरा और अंतिम हमारा बंदोबस्त कौन सा है बेटा? महालवाड़ी। कौन सा है? फिर वही प्रणाली, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था? अब महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल का अर्थ होता है जागीरदार या प्रधान। महाल का अर्थ होता है जागीरदार या प्रधान या मुखिया। जागीरदार, प्रधान या मुखिया। अब जैसे यहाँ पे फिर जनता से जुड़े, किसान से जुड़े, लेकिन इसमें एक समस्या क्या थी कि खर्चा बहुत ज्यादा होता था, खर्च ज्यादा था। तो महालवाड़ी में फिर डायरेक्ट किससे मिलने लगे? महाल का अर्थ होता है जागीरदार, गांव का मुखिया। ठीक है, अब इस व्यवस्था के जो जन्मदाता है, क्वेश्चन बहुत बार है, जो जन्मदाता है वो है हाल्ट मैकेंजी। क्या नाम बेटा उनका? हाल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था के जन्मदाता बेटा कौन है? हाल्ट मैकेंजी। उन्होंने 1819 में इस व्यवस्था को शुरू किया। यह व्यवस्था सर्वप्रथम अवध में लागू की गई। कहाँ पे लागू की गई? अवध में। और आगरा डिवीजन, अवध डिवीजन में और आगरा डिवीजन में व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था कुल भारत के 30% भूभाग पे, भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% भूभाग पे यह व्यवस्था लागू थी। इसमें वसूलने के लिए गांव में प्रधान या क्या होता था? लंबरदार हम बोलते हैं ना, लंबरदार की नियुक्ति होती थी। वही वसूल के लाके क्या करते थे? देते थे। अब ये इस पॉइंट को आप नोट्स बना के रख लो। पीसीएस प्री यूपीपी दोनों एग्जाम अर्स और अर्स की बात है, सब में पूछता है। ग्रुप डी में भी है, एनटीपीसी। गर्मी देख रहे हो ना, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, चलो लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन पे आओ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की? क्या की गणना की? और उनको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। नाम हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या नाम हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की जो उपाधि है दादा भाई नौरोजी की, वो क्या है बेटा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये इनकी उपाधि है। किसकी? दादा भाई नौरोजी की।
इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया, और आय ज्ञात करके बताया कितना रुपए, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। क्या बताया, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। 1867 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, यही पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1901 में इस पुस्तक का, 1867 में पुस्तक लिखी जिसमें प्रति व्यक्ति आय की गणना हुई 20 रुपए। यह पुस्तक 1901 में क्या हुई, यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1901 में प्रकाशित हुई। ये एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, पहले एशियाई हैं जो ब्रिटिश संसद में चुनाव में चुने गए थे। किस पार्टी से, वहां की पार्टी थी लिबरल पार्टी। किससे, लिबरल। तो ब्रिटिश संसद में बैठने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई जो जीत के गए थे वो लिबरल पार्टी से जीत के गए थे। और कहाँ, ब्रिटिश संसद में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अब ये जब ब्रिटिश संसद में जीत के गए तो वहां रहते थे। अब इन्होंने लंदन में 2 संस्थाओं की स्थापना की। पहली संस्था की सह स्थापना की, मतलब वो पहले से स्थापित थी, उसे पुनर्जीवित किया। लंदन एशियाटिक सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी। पहली की क्या थी, पहली थी जिसका इन्होंने सह स्थापना किया। कब, 1865 में, लंदन इंडियन सोसाइटी। और दूसरा था जिसका इन्होंने स्थापना किया था, वो क्या थी, वो आपकी हो जाएगी बेटा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में 2 संस्थाओं की स्थापना किए थे। और इनके साथ एक खास बात और आपको नोट करनी पड़ेगी दादा भाई नौरोजी की, कांग्रेस की 3 सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। जैसे कब, सबसे पहली बार 1886 में अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के, 1886 कलकत्ता अधिवेशन के, 1893 में लाहौर अधिवेशन के, और अंत में 1906 फिर कलकत्ता अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आपका हो गया दादा भाई नौरोजी का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1898 में एक कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इस स्कूल को मिला के BHU की क्या की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। कब किए, 1916 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वुड के आदेश पत्र, वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा के सुधार से। बेटा हमारा क्या है, वुड डिस्पैच का गठन किया गया था 1554 में। कब किया गया था, 1554 ईस्वी में वुड डिस्पैच का बेटा गठन किया गया था। अब इसमें जो है, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके कौन थे, चार्ल्स वुड इस समिति के अध्यक्ष थे, वुड डिस्पैच के। और इसका गठन कब किया गया, उस समय भारत का जो गवर्नर था वो डलहौजी था। कौन था, भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। 1854 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। अब ये समिति की स्थापना कब हुई, इस समिति की स्थापना हुई 1853 में। 1853 में समिति की स्थापना हुई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1854 में सौंपी। कब सौंपी, 1854 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी,
ठीक है, जिसमें 100 अनुच्छेद थे। क्या थे? 100 अनुच्छेद। इस रिपोर्ट में 100 अनुच्छेद थे और इस रिपोर्ट को वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसकी सबसे खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें पूछा है तो महिलाओं को शिक्षा की बात कही गई। महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कही गई। किसमें? वुड डिस्पैच में। इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड। गठन हुआ 53 में, रिपोर्ट सौंपी 54 में। पॉइंट क्लियर, ठीक है, शिक्षा संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा है तो विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अब आपको आगे लेके बढ़ो। हंटर 1882 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन की जो टाइमिंग थी वो थी 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन स्वशासन के जनक थे। भारत के सबसे अच्छे वायसराय में इनकी गिनती होती थी। ठीक है, स्वशासन के जनक, भारत में अस्थायी शासन शुरुआत करने की व्यवस्था लाई थी। इन्होंने शिक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया। कब किया? 1882 में लॉर्ड रिपन ने किसके उसमें? विलियम विल्सन हंटर। तो यह क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। इस समिति में कुल 20 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 20 सदस्य। इस 20 सदस्यों में 8 सदस्य भारतीय थे। कितने सदस्य भारतीय थे? 8 सदस्य हमारे क्या थे बेटा? भारतीय थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम ... में बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अगर हम बात करें तो 1835। और अगर आपको हल्का फुल्का आपने पढ़ा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले, पहला विधि सदस्य। लॉर्ड मैकाले भारत में पहला विधि सदस्य के रूप में आया था। उसमें बेटा विवाद चल रहा था। मैं आपको डीप पढ़ा दे रहा हूँ पूरा। विवाद चल रहा था। कौन सा विवाद चल रहा था? विवाद चल रहा था पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। एक विवाद चल रहा था, आंग्ल पाश्चात्य शिक्षा विवाद। विवाद का क्या नाम था? आंग्ल पाश्चात्य शिक्षा विवाद। आंग्ल पाश्चात्य शिक्षा विवाद चल रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए 10 सदस्यों की टीम बनी, एक समिति बनाई गई, जिसमें आधे सदस्य पश्चिमी शिक्षा के समर्थक और आधे जो है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो ये 5 सदस्यों की एक टीम बन गई, जिसमें आधे सदस्य पश्चिमी शिक्षा के समर्थक हुए और आधे सदस्य भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति के समर्थक हुए। अब इसमें जो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो वायसराय था उसने लॉर्ड मैकाले को जो क्या थे? विधि सदस्य थे, यह विवाद निपटाने को दिया। विवाद निपटाने का कार्य दिया। अब लॉर्ड मैकाले के हाथ में पूरी चाबी आ गई। किसके हाथ में? हमने डिबेट कराया, 5 लोग इधर 5 लोग उधर हो गए। फाइनली चाबी किसके हाथ में आ गई? लॉर्ड मैकाले के हाथ में। अब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? 2 फरवरी 1835 को अपनी रिपोर्ट जिसे क्या कहा गया? मैकाले
मिनट प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। कब किया? 2 मार्च 1835 को। अब इसमें जो है उसने पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, अंग्रेजी भाषा का समर्थक हो गया। अब ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट 7 मार्च 1835 को 7 मार्च 1835 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत सभी सरकारी काम अंग्रेजी भाषा में और हायर क्लासों में शिक्षाएं अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। लॉर्ड मैकाले कहता था कि बड़े लोगों को, जो भारत के अमीर लोग हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, धीरे धीरे स्वतः अपने आप ये क्या करेंगे, सबके पास तक पहुंचा देंगे। ठीक, उसका ये मानना था। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1835 2 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, 2 फरवरी को, और 7 मार्च को उस पर अपना रिपोर्ट लगाया। अगला प्रश्न है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो सर सैयद अहमद खान, ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में जाके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम AMU की जगह ले लिया। क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका बन गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? 3 लोग थे बेटा। पहला नाम था भगवान दास गांधी जी, महात्मा गांधी, और तीसरा नाम था क्या? शिव प्रसाद गुप्त। इन तीनों लोगों ने मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसे जो है 1995 में महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए इसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया गया? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया 1995 में, स्थापित हुई थी 1921 में। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में किया गया, और उस समय भारत में बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। अब जो एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया बंगाल का, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था बेटा भारत की ऐतिहासिक किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। अंग्रेजी में क्या करना? अंग्रेजी में अनुवाद करना। अब इस संस्था द्वारा सबसे पहली जो किताब थी वो थी भगवत गीता। इस संस्था द्वारा सबसे पहले भगवत गीता का अनुवाद हुआ, जिसको किसने किया था? विल्किंस ने किया था। ये मेरा कितना क्वेश्चन? 10 या 11 क्वेश्चन समाप्त हुआ। टॉपिक से चल रहा है 57 शिक्षा में किताबें पत्रिकाएं, और 2-3 सेट और दूंगा। अन्य सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, संविधान की 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल, आपको ऐसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।